नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9th की गणित का जो 5वां अध्याय है यूक्लिड ज्यामिति का परिचय के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 के कुछ प्रश्न देखेंगे और इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। और उसमें पहला कथन, एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये कथन असत्य कथन है, क्योंकि बच्चों जैसे ये देखो, मैंने चित्र में एक बिंदु लगाया है अपने स्क्रीन पर और यहाँ से एक रेखा खींच दी। ये बिंदु था मेरा, ये एक रेखा खींच दी। इसी प्रकार एक रेखा ऊपर से, ये बिंदु थोड़ा सा इधर हो गया है, बाकी एक ही बिंदु है। उसी बिंदु से ये और रेखा खींची जा सकती है। इसी प्रकार इसी तरह से एक ही बिंदु, ये बिंदु है हमारा, इस बिंदु से कई रेखाएं, असंख्य, यानी जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, और विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसा मैंने चित्र के माध्यम से आपको दिखा दिया। इसी प्रश्न का दूसरा कथन, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। ये भी एक असत्य कथन है, क्योंकि दो बिंदु ले लें अपन, जैसे एक बिंदु ये थोड़ा गहरा कर लेते हैं, दूसरा बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली ये देखो एक रेखा हो गई, जो ए से भी गुजर रही है और बी से भी गुजर रही है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी रेखा नहीं हो जा सकती। अद्वितीय, ये द्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है जिसके इसकी जैसी दूसरी नहीं हो सकती। तो केवल एक ही रेखा खींची जा सकती। तो ये जो कथन लिखा हुआ था कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये कथन झूठा है, ये सत्य नहीं है। तीसरा कथन हम देखते हैं कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये एक सत्य कथन है, क्योंकि अगर अपन शांत रेखाएं देखें जिसके दोनों छोर ये शांत हो गए, यानी ये रेखाएं यहाँ समाप्त हो गई, इसको रेखाखंड बोलते हैं। ये रेखाखंड शांत है, तो इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इस दिशा में भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये दोनों ओर अनिश्चित रूप से, जिसकी कोई लंबाई नहीं हो, उस रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक सत्य कथन है। चौथा कथन, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। इसको देखते हैं। ये एक सत्य कथन है। कैसे सत्य है? एक वृत्त मैंने ये ले लिया और ये भाग इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। दूसरा वृत्त मैं ये ले लिया और इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। ये दोनों बोल रहा है दो वृत्त बराबर हैं, यानी ये दोनों बराबर हैं। बराबर होंगे तो बच्चों पाई से पाई का मान कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा? आर स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। और दोनों तरफ जब वर्गमूल ले लूँगा,
दोनों तरफ वर्गमूल ले लूँगा, यानी ये आर स्क्वायर का वर्गमूल ले लूँगा और इधर कैपिटल आर स्क्वायर का वर्गमूल ले लूँगा, तो यहाँ आ जाएगा आर और यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर। तो यानी दोनों त्रिज्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। ये हमने इसको सिद्ध कर लिया। अब इसका पांचवा कथन, कोई आकृति दिखाई हुई है और उस आकृति में मान लो, ये सत्य कथन है कि ए बी जो है मान लो 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू किसके बराबर है, वो भी 5 सेंटीमीटर का है, तभी तो ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू होगा। अगर ये दो बातें होंगी तभी तो ए बी बराबर पी क्यू होगा। और पी क्यू तो हमारे को 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इन्होंने बोला है कि पी क्यू और एक्स वाई बराबर है, तो पी एक्स वाई कितना होगा, एक्स वाई होगा 5 सेंटीमीटर, तभी तो बराबर होगा। और जब ये तीनों ही 5 सेंटीमीटर के हैं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ये एक यूक्लिड की अभिग्रहित पे आधारित है, अभिग्रहित है, ये अधिग्रहित नहीं है। ये लिखने में थोड़ी सी इसमें चूक हो गई है, इसको अभिग्रहित पढ़ना। अभिग्रहित के अनुसार एक वस्तु, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, जैसे देखो ये वस्तु इस वस्तु के बराबर है और यही वस्तु ये है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, इनको पीले से कर देता हूँ, दोनों जो पीली वाली वस्तुएं हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब हमारा प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए और इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, ये बात कही है। सबसे पहले समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं को जो गणित के अंदर परिभाषित किया जाता है वो इस प्रकार करते हैं कि दो सरल रेखाएं, एक सरल रेखा जिसको मैंने एल कह दिया, दूसरी सरल रेखा इसको हमने एम कह दिया, और इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ यानी दोनों कहीं आपस में नहीं मिल रही हैं। अगर मान लो ये क्रॉस हो जाता तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो जाता, ये क्या हो जाता, उभयनिष्ठ बिंदु। यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु एल और एम में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, एल और एम में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, समांतर रेखाएं की कहा गया है। इनके बीच में ये जो दूरी है, एक मिनट बच्चों, इनके बीच में ये जो दूरी है ये दूरी समान बनी हुई है, ये दूरी समान बनी हुई है। अब इस परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे को रेखाओं को परिभाषित करना पड़ेगा। सरल रेखाएं क्या होती हैं उनको परिभाषित करना पड़ेगा। एक तो हमें इसके अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं देनी पड़ेंगी, एक तो रेखा की परिभाषा देनी पड़ेगी, एक हमें बिंदु की परिभाषा देनी पड़ेगी, और हमें बताना पड़ेगा उभयनिष्ठ क्या होता है। तो ये कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको बताने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये परिभाषाएं हैं ऐसी जिनको हमें बतानी पड़ेगी। तो बिंदु को हम कैसे बताते हैं, पेंसिल को जब अपन किसी कागज़ पे गड़ाते हैं तो जो आकृति बनती है, यहाँ पर ये पेंसिल को मैंने गड़ाया और ये आकृति बनी, ये बिंदु है। रेखा को कैसे बताते हैं, कागज़ को मोड़कर जो क्रीज बनती है वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। उभयनिष्ठ को कैसे बताएंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वो बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो इस तरह से हम इन जो पद हैं, जैसे रेखा है, बिंदु है, उभयनिष्ठ है, इनको परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें समांतर रेखाएं बतानी हैं।
अब दूसरा जो आता है हमारा, इसके अंतर्गत आता है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या हो गई, एक रेखा तो ये हो गई, और ये किरण हो गई, रेखा तो इस तरह से होगी, और दूसरी रेखा ये हो गई। एक मिनट, दूसरी रेखा हो गई हमारी ये, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब अगर अपने को लंब को परिभाषित करना है तो लंब को हम कैसे परिभाषित कर पाएंगे, वो आप देखिए। दो सरल रेखाएं में से एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है। दो सरल रेखाएं, तो देखो आपको इसके अंदर वापस समझ में आ रहा होगा कि हमारे को इन दो चीज़ों को समझाने के लिए सबसे पहले इनको समझाने के लिए सरल रेखा को समझाना पड़ेगा, और हमें एक कोण को भी परिभाषित करना पड़ेगा। यहाँ पर एक तो सरल रेखाएं और कोण, और वो भी 90 डिग्री का। तो ये बातें अपरिभाषित हैं, इनको परिभाषित करने की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी। सरल रेखा वही कागज़ को मोड़ने पर जब जो क्रीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। इसी तरह से कोण को परिभाषित करेंगे। कोण का मतलब होता है एक किरण और दूसरी किरण और दोनों किरणों के बीच बनने वाला जो क्षेत्र है वो कोण कहलाता है। फिर इस कोण को परिभाषित करने के बाद हम 90 डिग्री को परिभाषित करेंगे, तब हम इस लंब रेखाओं को परिभाषित कर पाएंगे। अब तीसरा आ जाता है हमारा इसके अंतर्गत रेखाखंड। रेखाखंड को भी अगर हम देखें तो रेखाखंड के बारे में जो यहाँ पे मैंने परिभाषा दी है, वह सरल रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं। शांत रेखा जिसे बोला था हमने, जैसे एक यहाँ पर एक बिंदु है इस रेखा का और दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तो दो बिंदु हैं ए और बी, इसको बोलेंगे ए बी रेखाखंड। तो इसमें हमें अब वापस वही परिभाषा करने की आवश्यकता, कौन कौन सी बातों को परिभाषित करना पड़ेगा। एक तो रेखा को परिभाषित करना पड़ेगा यहाँ पर, और क्या करना पड़ेगा, बिंदु को परिभाषित करना पड़ेगा, और किसको करना पड़ेगा, सिरों को करना पड़ेगा, सिरे कौन से हैं। तो ये बातें जो हैं हमें इसमें परिभाषित करनी पड़ेगी। बिंदु मैंने पहले ही बता दिया था, रेखा मैं पहले बता चुका हूँ, सिरे यानी दोनों जो उसके अंतिम भाग हैं उनको हम सिरे कहते हैं। तो इस तरह से हम उसको परिभाषित करेंगे। चौथा जो है वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए वृत्त, अब देखो क्या परिभाषित करा है, किस तरह परिभाषित किया है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींचे गए रेखाखंड की लंबाई, इसको एक यहाँ पर बनाते हैं। ये एक वृत्त है, ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है। इसके केंद्र को मैं काले रंग से दर्शा देता हूँ ताकि आपको इसको पता पड़ जाए। ये काले रंग का इसका वृत्त का केंद्र है, और लाल रंग का जो आप घेरा देख रहे हैं ये इसकी परिधि है। तो इस केंद्र से इस परिधि का जो रेखाखंड है, ये जो लंबाई है, ये लंबाई क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब इसके अंदर अपरिभाषित शब्द यानी कौन से ऐसे शब्दावली है जिसको परिभाषित करना पड़ेगा। पहले तो केंद्र को परिभाषित करना पड़ेगा। देखो समझाने के लिए पहले मैंने केंद्र बनाया, फिर वृत्त की परिधि को बताना पड़ेगा,
फिर रेखाखंड को समझाना पड़ेगा और फिर उसकी लंबाई को समझा पाएंगे, तब हम बता पाएंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने वृत्त का केंद्र बताया कि वह भाग जिससे वृत्त की परिधि का निर्माण होता है या वृत्त का निर्माण होता है। फिर मैंने परिधि बताई, लाल रंग का जो घेरा था वो परिधि हो गई। चित्र बनाकर मैंने आपको ये स्पष्ट किया। फिर केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब वर्ग, ये इसी तरह से बार बार अपने को वही चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मैं उसको बार बार नहीं बता रहा हूँ। अब वर्ग के बारे में क्या आएगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हों और सभी कोण समकोण हों। जैसे यहाँ पर ये आकृति बना रहा हूँ, ये आकृति जो मैंने अभी चित्र में बनाई है, इसकी सारी भुजाओं की लंबाई a है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ये सब कोण इसके 90 डिग्री के हैं। तो ये आकृति क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। अब इसके अंदर अपरिभाषित शब्द यानी जिनको समझाना है तो एक तो चतुर्भुज समझाना पड़ेगा। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो देखो ये चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। और बंद आकृति क्या होती है? जो कहीं से भी खुली हुई नहीं हो। फिर इसकी सारी भुजाएं बतानी पड़ेंगी। चार भुजाएं हैं, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, सी डी भुजा है और डी ए भुजा है। इनकी माप सबके समान है, ए नाम दे रखा है इसका, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो ये सब बातें हमें जब वर्ग को बनाएंगे तो हमें ये बातें समझानी पड़ेंगी। तीसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित हो। यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या ये अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या यह अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त है? इन सब बातों की हमें चर्चा करनी पड़ेगी। हाँ, इन जो हमें अभिधारणाएं दी गई हैं इनके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे अपरिभाषित शब्द हैं। इसके अंदर कैसे ये बोल रहा है अपरिभाषित शब्द हैं क्या इसमें? तो बिल्कुल हैं इसके अंदर साहब। आप देख लीजिए इसके अंदर कौन कौन से अपरिभाषित शब्द आ रहे हैं। इसके अंदर बच्चों एक तो आ रहा है रेखा, एक शब्द आ रहा है रेखा, और एक आ रहा है बिंदु जो अपरिभाषित शब्द है। अपरिभाषित शब्द है, इनको पहले परिभाषित करना पड़ेगा। ये शब्दों को हमें पहले परिभाषित करने पड़ेगा। और यह जो अभिधारणाएं हैं ये जो अभिधारणाएं इसके अंदर दे रखी हैं ये अलग अलग परिस्थितियों को बता रही हैं। जबकि पहली जो बोल रही है कि जो रेखा है उसके बीच में कहीं पर ये जो ए बी रेखा है इसके बीच में कहीं पर सी है, और जबकि दूसरी में ये बोल रहा है कि ये ए बी जो रेखा है उसके बाहर कहीं कोई बिंदु सी है।
तो ये दोनों अलग अलग परिस्थितियों को बता रही हैं। ये देखो पहली वाली में दो भिन्न बिंदु ए बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा है जो ए और बी के ये है, ये पहली परिस्थिति को बता रहा है, ये पहली वाली को, और ये वाला दूसरी परिस्थिति को बता रहा है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग परिस्थितियों को बता रही हैं। और ये यूक्लिड की जो अभिधारणा है उस पर आधारित नहीं है, ये यूक्लिड की अभिधारणा पर आधारित नहीं है, ये यूक्लिड की जो है अभिग्रहित पर आधारित है। यूक्लिड का अभिग्रहित कौन सा अभिग्रहित? कि दो बिंदुओं से होकर एक रेखा गुजरती है, ये एक अभिग्रहित है कि दो बिंदुओं से होकर एक रेखा गुजरती है, इस पर ये आधारित है। अब चौथा प्रश्न बच्चों, इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा स्थित है जिसमें ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर आधा ए बी। एक आकृति खींचकर इसको स्पष्ट भी करने को ये कह रहा है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा ए बी है, ये ए बिंदु, और ये हमारा बी बिंदु है, और यहाँ पर हमारा सी बिंदु है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? दिया क्या है? दिया है ए सी बराबर बी सी, ये हमें दे रखा है। ए सी बराबर बी सी ये हमें दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें दोनों तरफ ए सी जोड़ देता हूँ। दोनों तरफ ए सी जोड़ने पर अगर एक अपन ने पढ़ा था कि बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, ये अभिग्रहित एक अपन ने पढ़ी थी। बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो बराबर ही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए सी प्लस ए सी बराबर ए सी प्लस बी सी, और ए सी प्लस बी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर हो जाएगा। ए सी प्लस, ये देखो ये ए सी हो गया और ये बी सी हो गया, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 ए सी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? अगर देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आधा ए बी के बराबर हो जाएगा, आधा ए बी के बराबर हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड में केवल एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। तो हमें यहाँ पर केवल एक और केवल एक मध्य बिंदु होगा। तो बच्चों, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है गणित में, तो हम इस तरह से करते हैं, बोलते हैं माना सी और डी रेखाखंड ए बी के दो मध्य बिंदु हैं। हमें एक सिद्ध करना है तो हम ये मान लेते हैं कि दो मध्य बिंदु हैं, और अगर दो मध्य बिंदु अगर होंगे
और अगर वो गलत सिद्ध हो जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा कि दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो उसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जो बोलेंगे, प्रश्नानुसार अब क्या हो गया, प्रश्नानुसार हो गया कि AC बराबर आधा AB, और अगर D मध्य बिंदु है तो AD बराबर भी क्या हो जाएगा, आधा AB हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 से क्या नज़र आ रहा है कि AC बराबर AD नज़र आ रहा है। ये D है बच्चों, ये B मत मान लेना, ये D है। दोनों, क्योंकि दोनों, ये देखो AC जो अपन ने एक बार, आपको ध्यान है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, AB बराबर PQ, ये पढ़ा था, और PQ बराबर XY और पढ़ा था, इसलिए AB बराबर XY। तो यहाँ पर यही है, ये हमने, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसलिए दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। और ये अगर बराबर हो गए तो ये कब संभव है, ये बच्चों ये तभी संभव है जब A और D क्या हो जाएं, संपाती हो जाएं। यह तब संभव है जब C और D समपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, समपाती हों, यानी दोनों बिंदु, जैसे ये रेखा है A और B, अभी मैं कह रहा हूँ ये बिंदु मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों बिंदु पास आ जाएंगे और दोनों बिंदु क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। यानी C और D अलग बिंदु ना होकर क्या हो जाएंगे, एक ही बिंदु हो जाएंगे। ये हमारा 5वां प्रश्न था। 6ठा प्रश्न बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। आकृति दिखाई हुई है, यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध करो AB और CD भी बराबर हैं। तो बच्चों इसको हम किस प्रकार से लेंगे, हमें दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, AC बराबर BD। अब इनको AC में से BC घटा दूंगा और BD में से भी BC घटा दूंगा। अब देखो AC में से BC घटा देंगे तो क्या आ जाता है, वो आ जाता है AB। BC वाला भाग घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। और इसी तरह से BD में से BC घटा दूंगा तो क्या रह जाएगा, CD रह जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से हमारे को ये प्रश्न करते चलने हैं। 7वां प्रश्न, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए, यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। यूक्लिड की कुछ अभिग्रहित बताए हैं और उसने इसमें बोला है कि ये वाला 5वां, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कैसे, ये पूर्ण है और इसका ये छोटा सा भाग है, ये वाला। तो आप देखते ही कह सकते हो कि जो पूर्ण है, पूरा जो है, पूर्ण को मैं अलग कलर से कर देता हूँ जिससे आपको लगेगा कि ये पूर्ण है, ये रहा पूर्ण, ये पूर्ण है, और लाल रंग का ये इसका छोटा सा भाग है। तो पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता है और ये सत्य भी है। जैसे हम देख लें कि भारत पृथ्वी का भाग है तो भारत छोटा होगा, पृथ्वी बड़ी होगी। या भारत एशिया का भाग है तो एशिया पूर्ण हो गया और भारत क्या हो गया, उसका भाग हो गया। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। नमस्ते।